Hi everyone, my name is Shreya Rajan. Welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to continue with chapter Fundamental Rights and ये last lecture होने वाला है Fundamental Rights का. हम reference ले रहे हैं from लक्ष्मीकांत 7th edition which is the latest edition available. Exceptions देखने वाले हैं आज हम to Fundamental Rights. ठीक है, Exceptions to Fundamental Rights. सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं Article 31A. आर्टिकल 31A एक्चुअली क्या करता है, 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को प्रोटेक्ट करता है. किस चीज से सेव करता है, किस चीज से? फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. क्या कहा मैंने? आर्टिकल 31A जो है वो 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड और इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. ठीक है, ये जो 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं ये किन चीजों से रिलेटेड है वो समझने की कोशिश करते हैं. ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर लैंड से, ये रिलेटेड है इंडस्ट्री से, कॉमर्स से और लैंड रिफॉर्म से. 5 कैटेगरीज देखते हैं क्या है. पहली कैटेगरी है एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय स्टेट. ठीक है, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स की बात कर रहा है बाय स्टेट, राइट. स्टेट में क्या जो एस्टेट है इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आपका जागीर भी इंक्लूड होगा, इनाम भी इंक्लूड होगा, मुआफी भी इंक्लूड होगा, अदर सिमिलर ग्रांट्स जैसे कि जन्मम राइट्स तमिलनाडु के, ये सब भी इंक्लूड होंगे एस्टेट्स में, वर्ड एस्टेट्स में. ये जो 31A है एक्चुअली ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 से आया था. फर्दर आप देखेंगे कि ऑब्वियसली 4th 7th 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे डिफरेंट तरीके से अमेंड किया गया. कैसे अमेंड किया गया वो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका सब्जेक्ट मैटर इंपॉर्टेंट है. तो एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स जो है ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लॉ है. सेकेंड कैटेगरी ऑफ लॉ की अगर आप बात करें तो टेकिंग ओवर मैनेजमेंट. किस मैनेजमेंट को टेक ओवर करने की बात हो रही है? ऑफ प्रॉपर्टीज. किसके द्वारा? बाय स्टेट. ठीक है, यहां पे एस्टेट्स के एक्विजिशन की बात हो रही है, यहां टेकिंग ओवर मैनेजमेंट की बात हो रही है बाय स्टेट. तीसरा जो लॉ की कैटेगरी है वो है अमेलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशंस. फोर्थ अगर आप बात करें तो एक्सटिंग्विशिंग या मॉडिफाइंग राइट्स किसके? ऑफ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स ऑफ कॉर्पोरेशंस. ठीक है, अमेलगमेशन ऑफ कॉर्पोरेशन की बात हो गई, एक्सटिंग्विशिंग मॉडिफाइंग किसकी बात हो गई? एक्सटिंग्विशिंग एंड मॉडिफाइंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स की बात हो गई ऑफ कॉर्पोरेशंस. फिफ्थ जो पॉइंट है वो है एक्सटिंग्विशिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीसेस. माइनिंग लीसेस की बात हो रही है अब. ठीक है, एक्सटिंग्विशिंग और मॉडिफाइंग माइनिंग लीसेस, ये हो गया आपका फिफ्थ कैटेगरी. राइट, इतना क्लियर है? आपको समझना पड़ेगा जो आर्टिकल 31A है ये भी किसी भी तरीके से इम्यूनाइज नहीं करता है एक स्टेट लॉ को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. तो आर्टिकल 31A डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट लॉ फ्रॉम judicial review. Does not. Okay, until and unless it has been reserved for precedence consideration. ठीक है, क्या बोला मैंने? आर्टिकल 31A जो है वो इम्यूनाइज नहीं करता है स्टेट लॉ को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. अनलेस क्या कंडीशन है कि अगर वो रिजर्व्ड है फॉर प्रेसिडेंस कंसिडरेशन तब कर सकता है, राइट, और उसको असेंट मिल गया हो प्रेसिडेंट से. ओके, ये
जो आर्टिकल है एक और चीज के लिए प्रोवाइड करता है, वो चीज क्या है मैं बताती हूँ. इट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट फॉर कंपनसेशन. ठीक है, कंपनसेशन पे करने की बात कर रहा है. एट व्हाट? मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनसेशन पे करने की बात कर रहा है. when what? When state acquires land held by a person, और कंडीशन क्या है कि ये जो लैंड है ये उसकी पर्सनल कल्टीवेशन के लिए थी और विद इन स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट के अंदर थी. तो स्टेट जो है वो पेमेंट करेगा कंपनसेशन मार्केट वैल्यू पे जब वो एक्वायर करेगा ऐसा कोई लैंड फ्रॉम एन इंडिविजुअल. ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 31A. अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 31B. ये जो आर्टिकल 31B है ये भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था. ठीक है, इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 31B आया था और साथ में 9th शेड्यूल भी आया था इसके. ओके, ये जो आर्टिकल 31B है ये कहता है इट सेव्स एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो कि किसमें दिए हुए हो, जो इंक्लूडेड हो 9th शेड्यूल में, फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड और इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट. क्या कहा मैंने? 31A जो है, 31B जो है ये सेव करता है एक्ट्स और रेगुलेशंस जो कि 9th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है, फ्रॉम कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट. इसीलिए हम बोल सकते हैं, यहां पे तो हमने आर्टिकल 14 और 19 का ही देखा था, यहां पे एनी फंडामेंटल राइट देख रहे हैं, इसलिए जो स्कोप है ऑफ 31B ये वाइडर है देन 31A. ठीक है, और एक और चीज ये है कि जो 31B है वो किसी भी लॉ को जो कि 9th शेड्यूल के अंदर है उसे सेव करता है, राइट. लेकिन 31A की जब हमने बात की थी तो हमने 5 कैटेगरीज बताई थी जिन लॉज को वो सेव करेगा, सारे लॉज को सेव नहीं करता है, राइट. इसलिए हम कह रहे हैं कि स्कोप ऑफ 31B जो है वो वाइडर है. ठीक है, केशव नंदा भारती केस यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझना. केशव नंदा भारती केस में जो सुप्रीम कोर्ट है 1973 में आया था ये, राइट. केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस है इंक्लूडेड अंडर द 9th शेड्यूल दे आर ओपन टू चैलेंज. ठीक है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ऑन ग्राउंड of being violative of basic structure of the constitution. क्या मतलब है? केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो लॉज हैं अंडर 9th शेड्यूल दे विल बी ओपन टू चैलेंज इफ दे इन एनी वे कॉन्ट्रावीन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. आगे चल के जो वमन राव केस था 1980 में, वहां एक क्लैरिफिकेशन हुई और ये बोला गया कि वेरियस एक्ट्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24th of April 1973, ये कौन सी डेट है? डेट ऑफ जजमेंट ऑफ केशव नंदा भारती केस. तो कोई भी लॉ जो कि 9th शेड्यूल के अंदर 24th अप्रैल 1973 के बाद डाला गया है आर वैलिड ओनली इफ दे डू नॉट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसा कोई भी लॉ जो 9th शेड्यूल के अंदर डाला गया है आफ्टर 24th अप्रैल 1973 वो वैलिड तभी कहलाएगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज नहीं करता हो. अगेन अगर आप IR कोलो का केस बोलें ऑफ 2007 तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अबव पॉइंट को फिर से रिअफर्म किया है.
ठीक है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल. इट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कुड नॉट बी टेकन अवे पुटिंग अ लॉ अंडर 9th शेड्यूल. समझ रहे हो? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये खुद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे हटाया नहीं जा सकता. ठीक है, राइट. और किसी भी लॉ को जस्ट बिकॉज कि वो 9th शेड्यूल के अंदर है एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती. ठीक है. क्या बोला गया? उन्होंने ये बोला कि लॉज प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल आफ्टर 24th of April 1973 आर ओपन टू चैलेंज इन द कोर्ट अगर वो वायलेटिव हो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 के. ठीक है. क्या बोला गया आईआर कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी जो लॉ है 9th शेड्यूल के अंदर वो वैलिड तभी माना जाएगा अगर वो कॉन्ट्रावीन नहीं कर रहा हो 14, 15, 19, 21 आर्टिकल या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. आपको ये समझना पड़ेगा कि 1951 में ये 9th शेड्यूल के अंदर सिर्फ 13 एक्ट्स थे, लेकिन अब एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 282 के ऊपर है. राइट. दिस मच इज क्लियर. आपको आईआर कोलो भी समझ में आ गया, वामन राव भी समझ आ गया, केशव नंदा भी समझ आ गया अभी के लिए. अब हम आते हैं आर्टिकल 31C पे. आर्टिकल 31C जो है वो एक्चुअली 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के द्वारा ऐड किया गया था. इसमें 2 प्रोविजंस हैं. पहला प्रोविजन है नो लॉ दैट सीक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी in Article 39B or C shall be void on the ground of contravention of Article 14, 19. मैंने DPSP इसलिए आपको पहले पढ़ाया बिफोर टेलिंग अबाउट द एक्सेप्शन. ठीक है, ताकि आपको पता हो. तो आर्टिकल 31C क्या कहता है? आर्टिकल 31C जो है वो सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने की बात करता है. ठीक है, राइट. 31B जो है वो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स की बात कर रहा था. जो 31A है वो सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स की बात कर रहा था. जो 31C है वो क्या बात कर रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट देने की बात कर रहा है. कह रहा है कि जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्पेसिफाइड इन 39B और C उसे वॉइड नहीं माना जाएगा. आई एम सॉरी, जो लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है 39B 39C उसे वॉइड नहीं माना जाएगा ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19. समझ गए ना? एनी लॉ दैट इज गिविंग इफेक्ट टू दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड वॉइड if it contravenes Article 14 and 19. ठीक है. सेकेंड प्रोविजन क्या कह रहा है? प्रोविजन ये कह रहा है नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी. लेकिन ये जो नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन that it is giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy. ये वाला जो पॉइंट है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या बोलना है हम वो देखने की कोशिश करते हैं. केशव नंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये जो बी वाला प्रोविजन है, जो सेकंड प्रोविजन जो मैंने रीड आउट किया लिखा नहीं है, वो एक्चुअली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली आप रोक नहीं सकते हो रिव्यू से.
तो जो ये बी क्लॉज था, इसका बी जो प्रोविजन था, that no law containing a declaration that it is giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that whether it gives effect to such a policy or not. ठीक है, इस चीज को, ये जो बी मैंने अभी लिखा नहीं है बट आई रेड आउट, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला बाय केशव नंदा भारती केस, सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, हाउएवर ये जो है, जो हमने पढ़ा, ये वैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. इतना क्लियर है, राइट? अब हम देखेंगे कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है ना 1976 का, उसने एक्चुअली स्कोप इंक्रीज कर दिया इन चीजों का जो अभी हमने पढ़ा है. ठीक है, जैसे कि ए, provision by including within its protection any law to implement any of the directive principles specified in part 4 of the constitution and not merely article 39b or c. However, this extension was declared unconstitutional and invalid by Supreme Court in Minerva Mills case. क्या बोल रही हूं मैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक्चुअली क्या किया, इसको स्कोप इंक्रीज कर दिया था. बोला था सिर्फ 39B और C के लिए ही नहीं, सारे DPSP के लिए ये प्रोविजन होना चाहिए. लेकिन मिनेरवा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो पॉइंट है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो ये स्कोप इंक्रीज किया गया था फॉर एवरी DPSP, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया. ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो ये है कि जो आर्टिकल 31C है, इट डज नॉट इम्यूनाइज अ स्टेट लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू अनलेस वही कंडीशन है, इट इज रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड रिसीव्स हिज और हर असेंट. जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है 31C को. 31C जो है वो जुडिशियल रिव्यू, 31C जो है इम्यूनाइज नहीं करता है लॉस को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, अनलेस वो जो लॉ है, स्टेट लॉ है, वो रिजर्व्ड है फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन एंड ही गिव्स हिज असेंट टू इट. इतना क्लियर है? राइट्स आउटसाइड पार्ट 3 भी हम देख लेते हैं. ठीक है, ये जो है लीगल राइट्स है. ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं. लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, क्योंकि पार्ट 3 में मेंशन नहीं है. पहला जो ये हमको पढ़ना है वो है पार्ट 12 में मेंशन्ड 265 आर्टिकल है इसका. ये कहता है नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. ठीक है, 265th आर्टिकल जो है अंडर पार्ट 12 ये कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. इतना क्लियर है? इसके अलावा पार्ट 12 में एक और चीज है और वो है 300A. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. राइट? ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रहे हैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया दैट शैल बी फ्री अंडर आर्टिकल 301. पार्ट 13 की बात है ये. पार्ट 13 क्या कह रहा है? 301 ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री. 326 भी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 15 है. ये क्या कह रहे हैं? इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली
shall be on the basis of adult suffrage. ठीक है, अडल्ट सफरेज के थ्रू ही आपकी इलेक्शंस होंगे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. ये पार्ट 15 में है 326. ठीक है, इवन दो ये जो आपने अभी चार जो आपने पढ़े हैं राइट्स, इवन दो ये लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, फिर भी दे आर इक्वली जस्टिसाइबल, राइट. इन केस ऑफ वायलेशन हाउएवर जो अग्रीव्ड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता इनके एनफोर्समेंट के लिए, राइट. फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है अग्रीव्ड पर्सन, बट यहां पर नहीं, राइट. लेकिन 226 प्रेजेंट है हाई कोर्ट. ठीक है, तो मूव आप कर सकते हो हाई कोर्ट, राइट. दैट इज इट. We are done with fundamental rights. I think it was the biggest chapter from part 1, unit 1, और सबसे important chapter है. All the best. Next chapter में हम fundamental duties complete करने की कोशिश करेंगे. Till then, all the best.